मिटाने खबरों का गैप। रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल की। जानेंगे कि सुनील मित्तल मोदी सरकार से इतना गदगद क्यों है। इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत कहां पर खड़ा है। इसके अलावा आईआरसीटीसी की भी खबर लेंगे। जानेंगे कि आईआरसीटीसी ने हम सबका पर्सनल डेटा बेचने का फैसला क्यों किया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। भारतीय एयरटेल के सर्वेसर्वा सुनील भारती मित्तल मोदी सरकार से गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हुए एक ट्वीट किया है जो कि काफी चर्चा बटोर रहा है। मित्तल ने इस ट्वीट में लिखा है कि वे मोदी सरकार की फुर्ती से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दिखाया है कि कारोबार कैसे होना चाहिए, यही बदलाव राष्ट्र को बदल सकता है। अब इस खबर की तह पर आते हैं। दरअसल स्पेक्ट्रम आवंटन में मोदी सरकार की तरफ से दिखाई गई फुर्ती को लेकर मित्तल ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि भारतीय एयरटेल ने बीते रोज स्पेक्ट्रम के लिए 8,312 करोड़ 40 लाख रुपए बकाये का भुगतान किया था। इसके कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया, यानी इधर पेमेंट किया और उधर स्पेक्ट्रम अलॉट हो गया। इतना ही नहीं, स्पेक्ट्रम के साथ ई बैंड भी आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि वह पिछले करीब 30 साल से कारोबार की दुनिया में है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी के साथ इतना शानदार अनुभव उनका कभी नहीं रहा। मित्तल ने इसे अद्भुत अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि कोई चिक नहीं, किसी सरकारी अधिकारी को याद दिलाने और मंत्रालय के गलियारों में चक्कर लगाने का कोई झंझट नहीं और कोई बड़ा दावा भी नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यह मिसाल है। सरकार की सेवाओं से गदगद मित्तल ने कहा कि यह बदलाव शीर्ष स्तर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर के निचले पायदान तक साफ दिख रहा है। यही वह बदलाव है जो राष्ट्र को बदल सकता है, अपने सपनों को एक विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति दे सकता है। आपको बता दें कि पिछले महीने हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारतीय एयरटेल ने भी हिस्सा लिया था। माना जा रहा है कि भारतीय एयरटेल इसी महीने 5G मोबाइल सर्विसेज को रोल आउट कर सकती है। भारतीय एयरटेल ने अलग अलग बैंड्स में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया है, जिसके लिए कंपनी ने 43,084 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की तरफ से चुकाई गई यह पहली किश्त है। एयरटेल ने यह रकम 4 साल की किश्त के अग्रिम भुगतान के रूप में दी है। एयरटेल के अलावा सरकार ने रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अडानी समूह की कंपनी को 1.50 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 5G स्पेक्ट्रम बेचे। इस बारे में हमने कॉर्पोरेट लॉयर विजय सरदाना से बात की, आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पिछले 5-7 साल में अगर आप भारत सरकार के मंत्रालयों के काम करने के तरीके को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा एफिशिएंट वे में बहुत सारे मंत्रालयों में काम हो रहा है। पूरी तरह से पेपरलेस डिसीजन मेकिंग हो रहा है। इवन मैंने यहां तक ऑब्जर्व किया है कि ऑन मैनी मैटर्स संडे तक को सीनियर ऑफिसर्स और मंत्रियों की मीटिंगें मंत्रालयों में चल रही हैं। इसका एक खास एग्जाम्पल हमारे सामने कोविड के टाइम में भी था। जब पूरा प्राइवेट सेक्टर बंद था, हम लोग ऑफिसेज में थे, भारत सरकार के डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। तो जो मित्तल साहब ने कहा है, ये एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जहां पे बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, बड़ा मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहां पे मंत्री के लेवल पे खुद इतना प्रयास किया जा रहा है कि वो खुद हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहता हूं कि हमारे कैंपस में भी कल भारत सरकार के एक मंत्री आए थे और लेबोरेटरीज देखने आए थे कि दुनिया में नई टेक्नोलॉजी किस तरह की आ रही है और भारत सरकार किस तरह से उसको बाकी राज्यों में प्रोत्साहन करना चाहती है। अपनी लाइफ में करीब 30 साल के मेरे कैरियर में भी मैंने कभी किसी मंत्री को आके लेबोरेटरी में खड़े होकर सवाल जवाब करते नहीं देखा था, और ये कल ही का उदाहरण है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप बदलाव कर रही है, उसका असर हमें सीनियर ब्यूरोक्रेसी पे भी दिख रहा है। सेक्रेटरीज के डायरेक्ट फोन आते हैं, बातें होती हैं, टेक्निकल डिस्कशंस होते हैं, क्लैरिफिकेशन लिए जाते हैं ताकि सही डिसीजन फास्टेस्ट पॉसिबल रूट पे हो। लेकिन अभी भी ये जो कल्चर है, ये लोअर लेवल पे परकोलेट होने में टाइम लग रहा है। जो डिपार्टमेंट लेवल के लोग हैं, जो जिसे मैं कहता हूं जूनियर ऑफिसर्स के लेवल के लोग हैं, वो अभी भी इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है मोदी सरकार को वहां पे थोड़ा काम करने की जरूरत है
ताकि जो आम आदमी की फाइलें हैं, उनके पेपर हैं, जहां पे आम आदमी इंटरेक्ट करता है, उसको अगर हम थोड़ा और इंप्रूव करें और वहां पे जवाबदेही तय करें, तो जो आपने ईज ऑफ डूइंग भारत में कहा कि हमने 77 पायदान बढ़ाए हैं, ये और तेजी से भारत बढ़ेगा, करप्शन कम होगा, क्योंकि जब तक आप टाइम बाउंड काम नहीं करते तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पीड मनी की जरूरत होती है। एक भारत सरकार को सिर्फ वहां करना है जिसको हम कह सकते हैं इंस्पेक्टर राज, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, कस्टम्स इंस्पेक्टर हो, बाकी इंस्पेक्टर्स हो, वहां पे सुधार की जरूरत है। अब इस बात की पड़ताल करेंगे कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस पायदान पर है। अक्टूबर 2019 में जारी किए गए विश्व बैंक के आंकड़े सुनील मित्तल की बात को पुख्ता करते हैं कि वाकई भारत में बिजनेस करना पहले के मुकाबले कुछ आसान हुआ है। विश्व बैंक की तरफ से आखिरी बार जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वैश्विक रैंकिंग में 63वें पायदान पर पहुंच गया, जबकि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी यानी 2014 में, तब भारत इस रैंकिंग में 142 नंबर पर था। इसी तरह से 2018 में यह 77वें और 2017 में 100वें स्थान पर था। इस तरह से भारत ने 2014 और 2019 के बीच विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 79 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। इस बारे में दिल्ली में बतौर ट्रेडमार्क अटर्नी काम कर रहे राहुल पोद्दार ने दी लल्लन टॉप को बताया कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स भरने, रिटर्न पाने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हुई है। पहले कंपनियों को कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से लेकर प्रदूषण सर्टिफिकेट की एनओसी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब ये सब काम एक निश्चित अवधि में ऑनलाइन हो जाते हैं। आपको बता दें, जिन 10 पैमानों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग तय की जाती है, उनमें बिजली कनेक्शन लेने में लगने वाला समय, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, दिवालिया होने के मामले सुलझाना, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, लोन लेने में लगने वाला समय, निवेशकों के हितों की रक्षा, टैक्स भुगतान जैसे मापदंड शामिल हैं। इसके अलावा लेबर मार्केट के नियम कायदे कैसे हैं, इन सब बातों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग तय की जाती है। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। जैसे कंपनी खोलना, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना, आपको किसी चीज की परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें ई गवर्नेंस के माध्यम से आज आप खुद ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो सकता है और मिनिमम टाइम पॉसिबल के अंदर आपको उसका जवाब ऑनलाइन मिल जाता है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। इसीलिए आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स में और जितने नए स्टार्टअप आ रहे हैं, आप सोचिए कि हर स्टार्टअप ने एक छोटी बड़ी कंपनी बनाई और 75,000 स्टार्टअप आ गए, सबने अपनी अपनी कंपनियां बनाई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह से चाहे पेटेंट फाइलिंग हो, केस फाइलिंग हो, तो जितना डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं उतना इस देश में एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, करप्शन कम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम भारत सरकार ने किया कि जो कानून आउटडेटेड हो गए हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, उनको स्क्रैप किया गया। तीसरा जो था, एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था कि कागजों को आपको किसी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था, आपको अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, तब आपके कागज बनते थे। आज वो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो हुआ है, उससे भी एक बहुत बड़ी बात हुई है कि आज सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ है, स्पीड हुआ है। तो ये सब चीजें देश के लिए सुधार की तरफ राइट कदम है और मुझे लगता है कि अगर इस पे हमने और क्षेत्रों में काम किया तो और बहुत सारे सुधार हो। देखिए, जब से आप डिजिटाइजेशन पे आए हैं, जब तक आप पर्सनली जाते थे, लाइन लगा के काम करते थे, तब निश्चित रूप से एक सिंगल विंडो की बात होती थी कि हम कितने मंत्रालयों के चक्कर काटें। लेकिन जब से डिजिटाइजेशन हुआ है तो अब आपको सिंगल विंडो की भी जरूरत नहीं है, तो सिंगल स्क्रीन की जरूरत है। अब आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के, बेडरूम में बैठ के, स्टडी रूम में बैठ के, जहां से भी आप फाइलिंग कर सकते हैं। आपको ऑफिस से और घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। तो सुविधाएं बहुत बड़ी है। तो इसीलिए सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन जहां पे ओवरलैपिंग की होती है, जहां पे आज भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, शायद कभी लगता है उनकी जरूरत नहीं है, या एक डिपार्टमेंट में फॉर्मेट अलग तरीके का है, वही चीज की अगर आप दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। मुझे लगता है कि अगर एक हम इंटीग्रेटेड पोर्टल बना दें, तो जो कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी के लिए अप्लाई किया, अब उसको अगर टैक्स नंबर के लिए या पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो उसको अलग से ना करके
सिर्फ उसके साथ अगर लिंक करके एक डेटा और दे दिया जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन मल्टीपल एंट्री हर डिपार्टमेंट अगर मांगता है तो दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है, कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे लगता है थोड़ा और अगर हम डिजिटल फॉर्मेट को इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा और अलाइन करेंगे, तो जो थोड़े बहुत इरिटेशन के मुद्दे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब एक और जरूरी खबर के बारे में बात करते हैं। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, बस और होटल आदि तक के टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी IRCTC ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्राहकों का डेटा बेचने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने टेंडर भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि IRCTC डेटा मोनेटाइजेशन करने जा रही है। रेलवे के ज्यादातर टिकट IRCTC के जरिए बुक किए जाते हैं। इसी वजह से कंपनी की वेबसाइट पर बड़ी मात्रा में यूजर्स का डेटा उपलब्ध है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत IRCTC की तरफ से ट्रैवलिंग पैटर्न, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकेशन से जुड़ा डेटा शेयर किया जाएगा, यानी ग्राहक कितनी बार कहां गया और कितने दिन रुका। इस तरह के डेटा में होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसीज और फार्मा कंपनियां अपनी रुचि दिखा सकती हैं। हालांकि ऐसा करते समय IT एक्ट के तहत यूजर्स की फाइनेंशियल प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि डेटा मोनेटाइजेशन के तहत यूजर्स की बैंक और ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्रेडिट डेबिट कार्ड या अन्य किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं की जाएगी। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। अगर IRCTC करना चाहती है तो पर्सनल आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज ना करें, लेकिन अगर वो ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो किस डायरेक्शन में किस महीने में जाता है, किस लेवल का टूरिस्ट है, किस तरह के वो रेस्टोरेंट्स या होटल्स में रहना पसंद करता है, कहाँ उसका प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस हैं, तो मुझे लगता है इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा, पैसेंजर्स की सुविधाएं इंप्रूव करने में फायदा होगा। हाँ, जहां तक पर्सनलाइज डेटा है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका यूज या मिसयूज कैसे होगा। तो पर्सनल आइडेंटिटी हटा के अगर हम ये कहें कि हर साल दिल्ली से 5 लाख पैसेंजर जाते हैं, जिसमें से 40% साउथ में जाते हैं, 50% हिमालय पे जाते हैं, बाकी ईस्ट में जाते हैं, 20% अब्रॉड जाते हैं, और वहां इस तरह की वो प्रेफरेंसेस रहती है, या ये टाइमिंग है, ये मंथ है, ये महीने हैं, यहां पे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो डेटा शेयर करने से आप सुविधाएं इंप्रूव कर सकते हैं। उस समय वहां पे अगर आपको पता रहे कि 2 लाख पैसेंजर आएंगे, जैसे वैष्णो देवी में खास दिन पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, अगर वो पहले पता रहे तो हो सकता है कि वहां की जो सुविधाएं हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, राज्य सरकारों को, वहां के डिपार्टमेंट्स को सुविधा करने में बेहतर रहेगा, क्योंकि जानकारी एडवांस में है, इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है। लेकिन पर्सनलाइज बाय नेम डेटा ना दिया जाए, क्योंकि उसका हमें नहीं पता कि सामने वाली एजेंसी उसको कैसे यूज करेगी। तो पर्सनलाइज डेटा को ब्लॉक करके बाकी डेटा, क्वांटिटी डेटा, उसका बिहेवियर पैटर्न, ये आप शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं। तो ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।